मैं परेशान बैठा अपने हालात पर रो रहा था। मेरे पास तो स्कूल की फीस के भी पैसे नहीं थे। मैं अपने बाबा से भी फीस नहीं मांगता था। तभी मैंने मंदिर से एक ऐलान सुना। मंदिर में ऐलान हो रहा था, चौधरी बलदेव सिंह उस नौजवान को 50,000 रुपये देगा जो उसकी बेटी के साथ एक रात गुजारेगा। मैंने सोचा कि शायद मैं गलत सुन रहा हूँ, मेरे कान खराब हो गए हैं, सुनने में कोई फर्क है। मैंने दोबारा सुनने की कोशिश की। ऐलान 3 बार हुआ कि चौधरी बलदेव सिंह अपनी बेटी के साथ एक रात गुजरने वाले नौजवान को 50,000 देगा। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा चौधरी बलदेव सिंह किसी मंदिर में ऐलान करवा कर कह सकता है। मंदिर से ऐसा ऐलान होना बहुत अजीब बात थी। मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि मंदिर से ऐसा ऐलान करवाना बड़ी अजीब बात थी। मैं समझा कि शायद मेरे कानों में कोई कमी होगी। बाहर आकर मैंने बाबा से पूछा, क्या यह ऐलान आपने भी सुना है? मुझे तो लगता है कि मेरे कान खराब है। बाबा मेरी तरफ देखकर हैरत भरी निगाहों से बोले, नहीं बेटे, तुमने सही सुना है। हैरान तो मैं भी हूँ कि चौधरी बलदेव ऐसी बातें कैसे कर सकता है, वह भी मंदिर जैसी पवित्र जगह पर। आखिर कोई तो वजह होगी कि चौधरी बलदेव को यह ऐलान करवाना पड़ा। जो चौधरी बलदेव को यह ऐलान करवाना पड़ा, मैं जाकर पूछूंगा। सुबह सुबह जब पूजा पाठ के लिए लोग आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह ऐलान मंदिर से हुआ है। किसी ने यह ऐलान स्पीकर से किया है, मगर मंदिर से नहीं किया होगा। बाबा की बात वाकई सही थी। अक्सर ऐलान स्पीकर से भी ही जाते थे, जो मंदिर में ना करवाए जा सकते हो। जैसे कि यह ऐलान था बड़ा बेशर्म सा। मगर हम लोग जब सुबह मंदिर गए तो पता चला कि ऐलान मंदिर से ही हुआ है। सब लोग हैरत और गुस्से में शामिल थे। सब बोले कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मंदिर से ऐसा बेखुदा सा ऐलान हुआ। तब मेरे बाबा कहने लगे, लगता है कि वह लोगों के साथ मजाक कर रहा है, उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहता है, वरना कोई व्यक्ति अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कभी नहीं कर सकता, वह भी मंदिर में। आखिर कोई तो वजह होगी कि उसने अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा ऐलान करवाया है। क्या पता उसे मदद की जरूरत हो। वैसे भी चौधरी बलदेव सिंह तो यहाँ आया भी नहीं। पूजा करने तो वह हमेशा अपने भाइयों के साथ आता था, मगर आज वह क्यों नहीं आया? बाबा ने यह बात कहकर मुझे भी शक में डाल दिया था। मैंने सोचा कि मैं चौधरी बलदेव के घर जाकर उससे पूछूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा ऐलान करवा दिया। ऐसे में अगर कोई बात और हुई तो वह भी पता चल जाएगी, और रात गुजारने का मतलब भी उसी से पूछाऊंगा। मैं दिल में तो यही बातें सोच कर गया था, मगर मैं यह नहीं जानता था कि आगे जाकर न सिर्फ यह कि मेरी किस्मत बदल जाएगी, बल्कि एक जरा सी गलती मेरे लिए जिंदगी भर का बवाल बन जाएगी। मैं वहां पहुंचा तो वहां पहले ही 3-4 लड़के खड़े थे। मैं उनको देखकर हैरान था। मैंने पूछा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसमें से 2 तो मेरे दोस्त थे। कहने लगे कि हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि चौधरी बलदेव सिंह ने अपनी बेटी के बारे में ऐलान करवाया है कि उसके साथ रात गुजारने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। लो, इसमें शर्म वाली क्या बात है? मेरे दोस्त ने कहा था, जब चौधरी बलदेव सिंह ने खुद ही ऐलान करवाया है तो तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? उसके घर में हम जबरदस्ती तो नहीं आए। आज उसने घर का दरवाजा भी इसलिए खुला छोड़ रखा है क्योंकि वह जानता है कि ऐलान के बाद कुछ लोग उसके घर जरूर आएंगे। 50,000 कोई कम पैसे नहीं है। तुम जानते हो कि 50,000 में बहुत सी चीज मिल जाती है, तो फिर हम यह मौका क्यों गंवाने? आखिर हमें भी तो चाहिए। क्या चाहिए? यही पैसा, और क्या। हम भी यहाँ पैसे के लिए आए हैं, और मुझे तो पक्का यकीन है कि तुम भी इसी वजह से आए हो। इतना शरीफ तो कोई है नहीं कि सिर्फ बलदेव से हमदर्दी करने यहाँ आ गया हो। मैं उन लोगों की बातें सुनकर हैरान रह गया था। तुम भी हमारी लाइन में खड़े हो जाओ और ये हाल चाल पूछने की बातें छोड़ दो। तुम भी उससे यही बात करना, ताकि वह तुम्हें शायद अपनी बेटी के लिए चुन ले, और हो सकता है कि तुम्हें पैसे भी दे दे। अब जाहिर है, इतने सारे लड़के यहाँ खड़े हैं, सबके सबको तो वह अंदर भी नहीं बुलाएगा। क्या पता हो तुम्हें चुन ले और हम लोगों को छोड़ दे। मुझे अपने दोस्तों की यह बात पसंद आई थी। मैंने सोचा कि बलदेव ने तो कभी मुझसे बात तक ही नहीं की। हो सकता है कि आज अगर मैं उसे पसंद आ जाता हूँ तो मुझे कुछ पैसे मिल जाए। मगर मुझे बाबा का भी डर था कि पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, क्योंकि बाबा से पूछे बगैर मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकला था। मेरा मतलब कि रात को घर के बाहर कभी नहीं गया था। मैं हर काम अपने माँ बाप से पूछ कर ही करता था। जब मैंने सोचा कि यहाँ से 50,000 मिलने के चांस है तो माँ बाबा भी वैसे ही मान जाएंगे, मैं उन लड़कों के साथ लाइन में खड़ा हो गया था। थोड़ी देर के बाद चौधरी बलदेव ने हमें अंदर बुलाया। चौधरी बलदेव सिंह इस इलाके का सबसे बड़ा आदमी था। उसके घर जाकर उसकी बेटी के लिए ऐसी बात करना कोई आसान बात नहीं थी, मगर क्योंकि उसने खुद इस बात के लिए ऐलान करवाया था तो हम लोग अंदर चले गए। हाँ भाई, तुम लोग क्यों आए हो? क्या मेरी बेटी के साथ रात गुजारने आए हो? जी, सब लड़कों ने सर झुकाकर जवाब दिया था। तो तुम सारे आ गए हो, मैं किसी एक को ही चुनूंगा। तुम लोग सब बाहर चले जाओ और इस लड़के को यहीं रहने दो। बलदेव सिंह ने मेरी तरफ इशारा करके यह बात कही तो बाकी लड़के मुझे देखने लगे थे। लड़के, तुम तो बहुत शरीफ लगते हो। मेरे दोस्तों के कमरे से बाहर जाने के बाद चौधरी बलदेव सिंह ने मुझे जब यह बात की तो मैंने अपना सर और झुका लिया। जी, मैं शरीफ माँ बाप की औलाद हूँ,
मेरी यह कहने पर वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अगर तुम शरीफ माँ बाप की औलाद हो तो फिर मेरी बेटी के साथ रात क्यों गुजारना चाहते हो? चौधरी बलदेव ने इस सवाल पूछकर मुझे शर्मिंदा भी कर दिया था, मगर फिर मैं अपनी सारी हिम्मत जमा के बिना नजरें उठाए उनसे कहा कि मुझे 50,000 की जरूरत है। अच्छा, तो तुम्हें 50,000 मिलेंगे मेरी बेटी के साथ रात गुजारने के? जी, मैं ऐलान से तो ऐसा ही सुना था। मेरे दोस्तों ने भी मुझे यही बात बताई है। अगर यह सच है तो तभी मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं वापस चला जाता हूँ। मेरी शर्मिंदगी देखकर चौधरी बलदेव ने मुझे वहीं रोक लिया। ठीक है, बाकी लड़कों को वापस भेज दो, मुझे उनमें से किसी को नहीं रखना। तुम मुझे शरीफ लड़के लगते हो। मैं हैरान हो रहा था कि चौधरी बलदेव ने अपनी बेटी के साथ रात गुजारने के लिए शरीफ इंसान का चुनाव क्यों किया, क्योंकि जो बात उसने मंदिर में ऐलान में कही थी उसे तो ऐसा लगता था जैसे इसे अपनी बेटी को खुश रखने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि आपको यह बात बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन जिस तरह का ऐलान उसने करवाया था, गांव में किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि चौधरी बलदेव सिंह अपनी बेटी के बारे में यह कर सकता है। यह आदमी था जो अपनी बेटी के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है, मगर आज इस अजीबोगरीब बात ने सभी को परेशान कर दिया था। बात जितनी भी अजीब क्यों ना हो, लोगों को पैसे का सुनकर हजम हो ही जाती है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक था जो चौधरी बलदेव सिंह के घर के बाहर बस पैसों की वजह से आया था। जब मैं उसके कमरे से बाहर निकला, बाकी लड़के मुझे गुस्से की नजर से देखने लगे। तुम तो बड़े इज्जत वाले बनते थे, आज एक तवायफ बनाकर चौधरी बलदेव सिंह के कोठे पर आ गए हो। यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि वह लड़के थोड़ी देर पहले इसी मकसद के लिए वहां खड़े थे। हाँ तो क्या हुआ, तुम लोग भी तो इसी मकसद के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उसने तो तुम्हें ही चुना है ना। किसी वजह से ही चुनाव होगा, तुम्हारी शक्ल से ही। उसे लग गया होगा कि यह लड़का इस घटिया काम के लिए ठीक है। हम शक्ल से शरीफ लग रहे थे, इसलिए उसने हमें भाव नहीं दिया। मैं अपने दोस्तों की बातें सुनकर हैरान हो गया था कि कैसे 2 मिनट में वह बदल गए। मुझे अपने दोस्तों की नहीं, बल्कि अपने बाबा की फिक्री थी। जाहिर है, जब मैं बाबा को यह बात बताता कि मैं चौधरी बलदेव सिंह की बेटी के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, तो उनका मुंह पर गुस्सा ही करना था। मगर असल बात इससे अलग थी। मैं जानता था कि मेरे बाबा यह बात स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे वहां जाने भी नहीं देंगे। सोचा कि बाबा से यह बात छुपा लूंगा, मगर फिर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। घर जाकर मेरे बाबा को अपने दोस्तों के बारे में बताया। बाबा भी बड़े आम से अंदाज में बात सुन रहे थे। कहने लगे, यहाँ बेटा, चौधरी बलदेव सिंह कोई ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी तो नहीं है कि किसी बुरे काम के पैसे दे। जाहिर है उसे कुछ ना कुछ मजबूरी होगी, तो उसने यह काम शुरू किया है। अगर तुम उनके पास गए थे तो उनसे पूछ लेते, क्या पता बेचारा बाप किस मजबूरी की वजह से बात कर रहा है। जरूरी नहीं है कि उसका मकसद बुरा ही हो, या फिर उसकी बेटी में कोई खराबी हो, या वह बुरे चरित्र की हो। यह भी तो हो सकता है कि बस उसे किसी मदद की जरूरत हो। बाबा की बातें सुनकर मेरा दिमाग फिर भी बदल गया था। मैंने सोचा कि बाबा को बात बता ही देता हूँ। हिम्मत करके मैं बाबा से कह दिया, बाबा, चौधरी बलदेव तो अपनी बेटी के साथ 50,000 के बदले रात गुजारने के लिए मुझे चुन चुके हैं। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनकर बाबा खामोश रहे, फिर बड़े हैरान होकर बोले कि बेटा, यह तो बड़ी बात है कि चौधरी बलदेव सिंह ने इतने खास मकसद के लिए तुम्हें चुना है, और न सिर्फ चुनाव है बल्कि तुम पर भरोसा भी किया है। बेटे, तुम उनके भरोसे को ठेस मत पहुंचाना। उनका भरोसा तुम्हारे लिए किसी बहुत बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती है। बस अब वह तुम्हें जब भी बुलाए तुम चले जाना। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। मैं इस बात पर बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, मुझे चौधरी बलदेव सिंह पर भरोसा है। बाबा की बात सुनकर मुझे भी हौसला मिला था। मैं पहले जो यह काम करने से डर रहा था, अब इस काम को करने के लिए बेताब हो रहा था। बाबा ने मुझे हौसला दे दिया था, तसल्ली दे दी थी कि बेटा कुछ भी हो, चौधरी बलदेव सिंह पर मैं शक नहीं कर सकता। जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चौधरी बलदेव सिंह ने मुझे रविवार वाले दिन आने को कहा था। उसने कहा था कि रात गुजारने से पहले तुम्हें पूरा दिन यहाँ रहना पड़ेगा। मैं यही सोच रहा था कि आखिर वह रात को मुझे क्या कहेंगे, क्या करने को बोलेंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए उन्हें 50,000 देने पड़ेंगे। मेरे दिमाग में एक ख्याल तो बहुत बार आया कि कहीं अगर उसने मुझे पैसा देने से मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा। मैंने सोचा कि रविवार के दिन सुबह सुबह जाकर चौधरी बलदेव सिंह से बात कर लूंगा कि अगर आपने मुझे उसके बाद पैसे ना दिए तो क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसे ही पूरे गांव के सामने अपनी इज्जत भी खराब करूं। लोग कहेंगे कि मैं इतनी घटिया काम करने के लिए, यानी एक औरत के कमरे में रात गुजारने के 50,000 ले रहा हूँ। चलो, एक इज्जत तो खराब हो ही गई, कम से कम अब जेब में तो कुछ आना चाहिए। रविवार की सुबह थी। सुबह होते ही मैंने चौधरी साहब से यही सवाल किया कि क्या आप मुझे पैसे सच में देंगे या ये कोई मजाक है। चौधरी साहब इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर मेरे हाथ पर रखे और बोले, यह लो 25,000 रुपए। आधे पैसे मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, आधे उसके बाद दूंगा। मैं पैसे लेने के बाद खुश हो गया था, मगर दिमाग में एक ही बात की उलझन थी कि रात को क्या होगा। खैर, मैं वह पैसे लेकर रख लिए थे। बाबा को जाकर फौरन मैंने वह पैसे दे दिए। बाबा खुश हुए और बोले, बेटा बस
तुम चौधरी साहब के विश्वास को ठेस मत पहुंचाना। मैं जानता हूं कि तुम जवान हो, तुम्हारे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे होंगे, मगर तुम ही जानते हो कि कोई भी अपनी बेटी के बारे में बुरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए बात करते हुए ध्यान रखना। मैं वापस आया तो चौधरी बलदेव सिंह ने मेरे लिए कमरा तैयार करवा रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस कमरे का मकसद क्या है। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अंदर कमरे में चल जाए। चौधरी बलदेव सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था, पर्दे भी गिराकर रखे गए थे। मुझे कमरा देखकर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने देखा सामने चौधरी बलदेव सिंह बैठे थे और उनके पास और कुछ भी नहीं था। अकेले कमरे में वह मुझसे क्या बात करना चाहते थे, यह सोचकर ही मैं डर गया था। दिल में आया कि क्या पता मुझे दामाद ही ना बना डाले, मगर मेरी इतनी औकात नहीं थी। मैं तो एक गरीब बाप का बेटा था, मेरी उम्र भी कम थी, बस 17-18 साल का तो था। ऐसे में चौधरी बलदेव सिंह को क्यों मुझे अपना दामाद बनाना था। मैं उनके सामने सर झुकाकर बैठ गया। देखो बेटा, तुम्हें मेरी बात बहुत अजीब सी लगी होगी। तुमने मंदिर वाला ऐलान भी सुना होगा, मगर यह ऐलान बिल्कुल सही था। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी के बारे में लोगों को बात करने का मौका दूंगा। 3-4 नौजवान लड़के मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात को भी अच्छे से जानता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वह क्या सोच रहे होंगे मेरी बेटी के बारे में। मगर बेटा, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हो गया हूँ। मैं भी अपनी बेटी का वह रूप देखा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। मैं एक मजबूर बाप हूँ। मेरी उम्र देखो, क्या मैं इस उम्र में कोई मजाक करूंगा? तुमने सोचा भी कैसे? जो पैसे मैंने तुमको दिए हैं वह तुम्हारी हिम्मत और शराफत के पैसे हैं, वरना कोई भी बाप अपनी बेटी के बदले में इतने पैसे नहीं दे सकता। पैसे तो क्या वह जान ले सकता है, मगर पैसे नहीं दे सकता। बेटा, मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, ये देखो, मैं अपनी बेटी को लेकर तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ कि अपनी बेटी की तरफ उठने वाली गलत निगाह को भी फोड़ दूंगा। लेकिन तुम्हें मैं अपनी बेटी के साथ एक रात के लिए कमरे में क्यों छोड़ूंगा? इसके पीछे एक वजह है, और वह वजह तुम्हें खुद समझ आ जाएगी। बस मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा कि तुम उसकी तरफ गलत नजर से देखने की हिम्मत भी मत करना बेटा। मैं अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ एक बाप की हैसियत से कर रहा हूँ। अगर मैं खुद अपनी बेटी के लिए काम कर सकता तो मैं कभी भी तुमको नहीं बुलाता। मेरी बेटी लाड में पाली बड़ी है, लेकिन यह मेरी परेशानी है जिसे मैं खुद हल नहीं कर सकता। उस आदमी ने मुझे बात कहकर और डरा दिया था। चौधरी बलदेव सिंह के बारे में पहली बड़ी डरावनी बातें मशहूर थी, और जाहिर है वह आदमी था भी बहुत रौबदार। मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, मगर मुझे बस कुदरत पर भरोसा करना था। मुझे खुद पर भी भरोसा था। मैं कोई हवस का पुजारी नहीं था कि किसी औरत को देखकर बेकाबू हो जाऊं। लेकिन मैंने सोचा था जो गलती मैं करने जा रहा हूं उसकी कीमत मुझे बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। शाम के 4 बजे थे। चौधरी बलदेव सिंह कमरे में आए और कहने लगे कि बेटा तैयार हो, अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। तुम सुबह के भूखे हो, तुम कुछ अच्छा सा खाना खा लो, क्योंकि अब तुम्हें वह कुछ बर्दाश्त करना है जो तुमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे जैसे रात का वक्त करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मेरी तो सोच में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं तो उसे लड़की के बारे में सोच रहा था, मगर जैसे ही रात के 8 बजे मुझे बलदेव सिंह ने अंदर जाने का इशारा किया, मैं किसी मुजरिम की तरह सर झुका कमरे के अंदर चला गया। सामने का मंजर देखा तो मेरी आंखें हैरत के मारे फट पड़ी थी। बलदेव सिंह की बेटी खूबसूरत अंदाज में तैयार सामने बैठी थी। उसने अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, गाल भी लाल थे और बाल खुले हुए थे, कपड़े ठीक ठाक ही पहने हुए थे। उसे देखकर कहीं से भी यह ख्याल नहीं आता था ये किसी अच्छे और शरीफ आदमी की बेटी है। उसने अपने सर के बालों को अजीब तरीके से रंगा हुआ था। मैंने उसे लड़की को देखा तो मुझे लगा कि हमारे गांव की लड़की नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ही कहीं और से आई है। यह सच है कि मैंने कभी बलदेव सिंह की बेटी को इससे पहले नहीं देखा था, मगर यह लड़की तो बहुत अलग लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह कोई किसी दूसरी दुनिया से आई हो। गांव की लड़कियां तो बहुत शर्मीली होती है, उनके कपड़े अलग होते हैं। अगर इस लड़की के कपड़े भी अजीब थे, इसका रंग हद से ज्यादा सफेद था। इस लड़की को देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि यह तो बलदेव सिंह की बेटी नहीं लगती। मगर उन्होंने इतनी सख्ती से यह बात की थी, तो जाहिर अपनी बेटी के अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में वह यह बात क्यों करता, और क्यों ही अपनी इज्जत को लोगों के बीच सरेआम नीलाम करता। मैं उस लड़की की तरफ देख ही रहा था कि वह धीरे धीरे कदमों के साथ चलती हुई मेरे पास आने लगी। मैं तो गांव का लड़का था। देहाती लड़कों को वैसे भी इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। मैं तो शर्मिला भी था, उम्र भी कम थी। मैं सर झुकाकर खड़ा ही रहा। वह मेरे करीब से आई और गुजर गई थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे को कुंडी लगा दी। मैं हैरान परेशान होकर उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि दरवाजा बंद करने की आवाज आई। पीछे से चौधरी बलदेव सिंह की चीखों की आवाज भी सुनाई दी। दरवाजा बंद मत करो बेटा, दरवाजा बंद मत करो, ताकि मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ सकूं। ऊपर वाले के लिए बेटी ऐसा मत करो। बाहर से बूढ़े बलदेव की आवाज सुनकर मुझे लगा कि सच में यह उसकी बेटी है। इतना बड़ा तमाशा करने का मकसद आखिर क्या था, जबकि वह पैसे भी मुझे ही दे रहा था। अभी मैं यह सोच रहा था कि वह लड़की मेरे करीब आकर बैठी बोली,
कि क्या तुम मेरे नौकर बनोगे? मैं लड़की की तरफ देखकर हैरान रह गया था। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा नीलू, लेकिन बात यह है कि आपके बाबा बाहर बैठे हैं, वह बहुत ज्यादा परेशान है। आप मुझे बता सकती हैं, अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकता हूँ। ये हुई ना बात। तुम तो वाकई मेरे गुलाम बन चुके हो। एक ही रात में तुम मेरे आगे पीछे कुत्ते की तरह फिरोगे। उस लड़की की बात सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैं अभी बैठा ही था कि उसने ऐसी हरकत कर दी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसा रवैया नहीं था जो उसने मेरे साथ अपनाया था। मेरे दिल में बहुत सारे पछतावे थे। मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने वह ऐलान सुना था। मैं उसे वक्त को कोसने लगा कि मैं यहाँ क्यों आया था। कुछ पैसों के लिए मैंने अपने साथ ही क्या कर दिया। मैं दिल में सोचने लगा। रात भर बस यही ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहे। मैं खुद को बहुत घटिया इंसान महसूस कर रहा था। सुबह के 4 बजे में कैमरे से निकला। बलदेव सिंह बाहर बैठे थे। मेरी शक्ल देखकर उन्होंने मुझे गौर से देखा और बोले, बेटा मुझे माफ कर देना। अब यह लो बाकी के 25,000 रुपए और अपने घर जाओ। मैं चौधरी साहब से वह पैसे लिए और घर आ गया। घर आया तो मुझे लगा था कि मेरे बाबा सो चुके होंगे। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनका बेटा कहाँ गया है। यह फिक्र तो बेटी के माँ बाप को होती है। लेकिन जैसे ही मैं घर गया मैंने देखा मेरे बाबा बहुत परेशान थे। घर में चक्कर काट रहे थे। मुझे देखते ही बोले, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तो चौधरी बलदेव सिंह वाली बात थोड़ी अजीब लगी थी। मैंने तुम्हें उस वक्त तो कह दिया, लेकिन बाद में ख्याल आया कि तुम तो मेरे बेटे हो, मेरी औलाद। मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पैसों के लिए तुम उसके घर तो चले गए, मगर आगे क्या हुआ यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। बेटा बताओ, तुम ठीक तो हो? बाबा मुझे लेकर बैठ गए। मैंने बाबा को कोई बात नहीं बताई थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाबा भी परेशान हो जाए। मैंने बाबा से कहा कि अभी आप आराम करिए, सुबह अगर कोई बात होगी तो मैं बता दूंगा। मगर सुबह मेरे उठने से पहले चौधरी बलदेव सिंह हमारे घर में बैठे थे। मैं तो उनकी आवाज से ही जागा था। वह बाबा से बातें कर रहे थे। मैं बाहर आया तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। क्या बात है बाबा? मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा था। चौधरी बलदेव सिंह बड़े मिन्नत करने वाले अंदाज में मेरी तरफ देख रहे थे। बेटा अगर तू मेरी बात सुनेगा तो तुम सच जान जाओगे। उसके बाद अगर तू मेरी मदद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ। मैं चौधरी बलदेव के सामने बैठ गया। तब उन्होंने जो सच उबाला उसे सुनकर मैं ही नहीं बल्कि बाबा भी हैरान रह गई। बेटा बात यह है, गांव में तो मेरी बहुत इज्जत है, मेरी जिंदगी भी अच्छी जा रही है, मगर उस वक्त इंसान से वह गलतियां हो जाती है जिन्हें सुधार नहीं सकता। मैं भी एक बहुत बड़ी गलती की। जब मैं 2 साल के लिए जापान गया, वह रहते रहते मैंने एक औरत से शादी कर ली। उसे औरत से शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती की। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उसे लड़की से शादी करनी थी, जिसे ना ही खानदान के बारे में कोई परवाह थी, ना ही किस रिश्ते का मान था। मेरी पहली पत्नी तो इस दुनिया में नहीं है। मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर इस बीच जब मेरी औलाद पैदा हुई, वह भी बेटी, तो मैं कब कर रह गया। मैंने उसे जापानी औरत से शादी तो कर ली, मगर मैं उसके सामने सर उठाने के भी काबिल नहीं रहा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो गया था, मजबूर हो गया था, क्योंकि अब उसने मेरी बेटी भी पैदा कर दी थी और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा खून वहां बर्बाद हो। मैंने अपनी पत्नी को बहुत सारे पैसे देकर उसकी बेटी ले ली। अपनी बेटी की जान छुड़वाकर जब मैं हिंदुस्तान आया तो मैंने देखा वह बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैं उसका इलाज नहीं कर पा रहा। मैंने यह बात अपने पूरे गांव के लोगों से छुपाई है। किसी को नहीं पता कि मेरी जापानी पत्नी से एक बेटी भी पैदा हुई है। मेरी बेटी का घर रह रहकर कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कभी तो वह किसी आदमी को मारने की फरमाइश करती है तो कभी और कुछ। बेटा उस रात जो उसने तुम पर जुल्म किया, तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम्हें नाखूनों से रात भर नोचती रही, यह सब उसका बचपना है। मैंने सोचा है मैं उसका इलाज किसी डॉक्टर से करवाऊंगी, मगर दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरी उस बिगड़ी हुई बेटी से शादी कौन करेगा। बेटा तू मान जाओ, मेरी पागल बेटी से शादी करने के लिए मैं वादा करता हूँ ना, सिर्फ उसका इलाज करवाऊंगा, बल्कि जिंदगी भर तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। बलदेव सिंह की बात सुनकर मैं और बाबा दोनों ही हैरान रह गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जिंदगी में ऐसी लड़की का सामना करना पड़ेगा। सामना तो दूर की बात, अब ये मुझे उसकी शादी करने को कह रहे थे। बाबा ने मेरी तरफ ऐसी नजर से देखा जैसे बस मुझे उससे शादी करके बाबा की खुशी हासिल होगी। मैंने नीलू से शादी कर ली। चौधरी साहब ने बात पूरे गांव के सामने रख दी थी और स्वीकार भी कर ली थी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसकी शादी करना चाहते थे और उसकी दिमागी सेहत के लिए भी जरूरी था कि वह पूरे गांव के सामने रहे। इतनी खुफिया जिंदगी गुजारने की बजाय उसे लोगों के सामने आने की जरूरत थी। यह उसकी सेहत के लिए बेहतर था। मैंने चौधरी बलदेव सिंह की बेटी से शादी कर ली। मेरी नीयत साफ थी, इसलिए शायद ऊपर वाले ने उसे ठीक कर दिया और अब हमें एक साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं।